Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Teaching Pathshala and it's me your educator Jyoti. आज का टॉपिक में हम बात करने वाले हैं आरबीसी घोस्ट के बारे में. ये पर्टिकुलर टॉपिक आप ये कह सकते हैं कि टेक्निक्स एज वेल एज सेल बायोलॉजी दोनों के पोर्शन में इंक्लूड हो जाता है. इस टॉपिक को इंक्लूड करने के पीछे मेरा इंटेंशन ये है कि इस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हैं, ऑल्दो काफ़ी कम आए हैं बट स्टिल ये कंसेप्ट है. सो आई थॉट कि आप लोग के साथ डिस्कस किया जाए एज वेल एज वीडियो के एंड में हम कुछ क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे जो CSIR नेट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं. ओके गाइज, सो वी आर स्टार्टिंग विद द आरबीसी घोस्ट. मेरा नाम है ज्योति कुमारी एंड मेक श्योर आप टीचिंग पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें. साथ में बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे रिगार्डिंग द टीचिंग पाठशाला. ओके, आज के टॉपिक में जो पोर्शन हम कवर करेंगे वो होगा व्हाट इज़ आरबीसी घोस्ट, इनसाइड आउट वेसिकल्स क्या होते हैं, राइट साइड आउट वेसिकल्स कैसे होते हैं, एज वेल एज लास्ट में हम कुछ CSIR नेट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी घोस्ट. राइट, घोस्ट का मीनिंग तो सबको पता होगा, यानी कहने का मतलब है कि आरबीसी का भूत. ओके, जोक्स अपार्ट, आरबीसी घोस्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसे आरबीसी की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर आरबीसी के अंदर कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, कोई भी ऑर्गेनेलीज अवेलेबल नहीं है. सिर्फ उस आरबीसी का आउटर मेम्ब्रेन अवेलेबल है. अंदर के जो भी कंटेंट होते हैं लाइक हेमोग्लोबिन और बाकी जितने ऑर्गेनल्स होते हैं सभी को रिमूव कर दिया जाता है. इसी को हम कहते हैं आरबीसी घोस्ट. ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे मेंशन देख सकते हैं, द प्रेजेंस ऑफ पेल सेल with no internal content in the blood smear is typically indicative of a disease. कहने का मीनिंग ये होता है कि आरबीसी घोस्ट का कंसेप्ट हम समझते ही क्यों हैं, क्योंकि अगर कोई पेशेंट, सपोज मान लीजिए कि उस पेशेंट के अंदर अगर हमें आरबीसी घोस्ट देखने को मिलता है, यानी एक ऐसा आरबीसी जिसके अंदर का जो कंटेंट है वो लगभग हट चुका है, वो एक इंडिकेशन होता है किसी भी टाइप के डिजीज़ का. ठीक है, these cells are produced by the hemolysis and have been named RBC ghost based on their appearance under the microscope. यानी जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो सिर्फ बाहर वाले मेम्ब्रेन दिखेंगे और अंदर एकदम हॉलो दिखेगा. सो दैट इज़ व्हाट, मतलब एक ऐसा अपीयरेंस देता है जैसे मान लो कोई घोस्ट हो, इसीलिए इसको आरबीसी घोस्ट कहा गया है. आरबीसी घोस्ट को हम लेबोरेटरी बेसिस पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं. प्रिपरेशन का तरीका क्या है, दैट इज़ हेमोलाइसिस, यानी आरबीसी को ब्रेक करवा कर हम क्या कर सकते हैं, उसका लाइसिस करवा कर उसके इंटरनल कंटेंट को रिमूव करवा सकते हैं. एज वेल एज उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट देखने को हमें मिलेगा दैट विल बी दी आरबीसी घोस्ट. ओके, सिंपल भाषा में कहें तो सेल डिवॉइड ऑफ इंटरनल कंटेंट एंड प्रोड्यूस्ड बाय हेमोलाइसिस, मेनली ऑस्मोटिक लाइसिस, इज टर्म्ड एज अ आरबीसी घोस्ट. एक सेल जिसके अंदर कोई भी इंटरनल कंटेंट नहीं है, जैसे कि अभी आप ये आरबीसी देख रहे हैं, राइट, इसके अंदर सारे इंटरनल कंटेंट हैं, दैट इज़ वाई ये ऐसा अपीयरेंस दे रहा है. लेकिन अगर इसके अंदर के इंटरनल कंटेंट को रिमूव कर दो तो माइक्रोस्कोप के नीचे ये एकदम हॉलो नजर आएगा. दैट इज़ व्हाट टर्म्ड एज अ आरबीसी घोस्ट, जिसे हम कहते हैं सेल डिवॉइड ऑफ इंटरनल कंटेंट. और इसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, लेबोरेटरी बेसिस पे, दैट इज़ ऑस्मोटिक लाइसिस करवा दिया जाए. मतलब इस पर्टिकुलर आरबीसी को हम एक ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे जिसकी वजह से आरबीसी क्या करेगा, वाटर को गेन करेगा. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जब ये गेनिंग प्रोसेस एक्सेस हो जाएगा तो ये बर्स्ट कर जाएगा, लाइसिस कर जाएगा. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इट विल बी रिमूविंग द होल व्हाट इंटरनल कंटेंट. और फाइनली जैसे कि आपको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके पास सेल्फ सीलिंग इफेक्ट भी देखा जाता है. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सील होगा तो अंदर का तो इंटरनल कंटेंट रिमूव हो चुका है और वो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे एकदम हॉलो नजर आएगा. फाइन. ओके, सो erythrocytic hosts are pale RBC membrane without no और मिनिमल हेमोग्लोबिन. इनमें ऑब्वियसली इसका इंटरनल कंटेंट हेमोग्लोबिन भी होता है. तो एक ऐसा इरिथ्रोसाइट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन बचा है उसका, ठीक है, सिर्फ अगर मैं इसको बनाऊं इस तरीके से तो ये सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन रहेगा, इसके अंदर और कोई भी नो कंटेंट, या फिर अगर रहता भी है तो बहुत मिनिमल, मैक्सिमम केस में देखा जाता है नो कंटेंट फाउंड इनसाइड द आरबीसी, उसे हम कहते हैं दैट इज आरबीसी घोस्ट. इनफैक्ट इसमें हेमोग्लोबिन भी नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा. ठीक है, सो इसको हम स्टडी क्यों कर रहे हैं,
पहली बात तो ये, ठीक है। जैसे मैंने बताया इट इज़ अ इंडिकेटिव, लाइक इंडिकेटिव फॉर्म होता है किसी भी लाइक पर्टिकुलर डिजीज़ है जो कि आरबीसी से रिलेटेड है, और इन केस अगर आप उस पेशेंट में देख रहे हैं कि उसके आरबीसी के अंदर के कंटेंट रिमूव हो चुके हैं, सो दैट इज़ अ इंडिकेशन ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज़। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आरबीसी मेम्ब्रेन को बहुत अच्छे ढंग से जो है स्टडी किया जाता है, मेनली जब हम पेरिफेरल एज वेल एज इंटीग्रल प्रोटीन की बात करते हैं। अब बात आ जाती है व्हाट इज़ पेरिफेरल एंड इंटीग्रल, तो इसके लिए आप टीचिंग पाठशाला पे कुछ वीडियोस अवेलेबल है, उन वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में बता रखा है। फिर भी एक छोटा सा पोर्शन में डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम पेरिफेरल और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को लेकर बात करेंगे। सपोज ये दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। पेरिफेरल प्रोटीन का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे, इट में बी नॉन साइटोसोलिक, ओके, नॉन साइटोसोलिक हो सकता है। पेरिफेरल प्रोटीन का मतलब होता है किनारे पे के एरिया में पाए जाने वाले प्रोटीन, या फिर ये साइटोसोलिक भी हो सकता है, मतलब साइटोसोल साइड में भी हो सकता है, इसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। नॉन साइटोसोलिक यानी सेल के एक्सटीरियर में होगा, साइटोसोलिक यानी सेल के इंटीरियर में होगा, इसको हम कहते हैं क्या, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन को आइसोलेट करने का मैकेनिज्म क्या होता है, आप इसे सॉल्ट से एंड पर्टिकुलर पीएच पे ट्रीट कीजिए, सारे के सारे जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो आइसोलेट हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में, तो जैसे कि इन केस अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको एक आइडिया होगा, इंटीग्रल प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो इंटीग्रल प्रोटीन कुछ इस तरीके से एम्बेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यानी ये वाला पोर्शन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए इनका आइसोलेशन सॉल्ट या पीएच की हेल्प से नहीं किया जा सकता है। इनके लिए हमें क्या चाहिए, इनके लिए हमें डिटर्जेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप इन्हें डिटर्जेंट से ट्रीट करते हैं तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या हो जाते हैं, आइसोलेट होकर हमें मिल जाते हैं। तो ये कुछ मेथड हुए जिसकी वजह से हम दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन को आइसोलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इस पे बहुत से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम आइसोलेशन की बात करते हैं तो हम एज अ रेफरेंस पॉइंट आरबीसी को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर यहाँ पे जो प्रोटीन पाया जाएगा, अगर इसको मैं लिपिड बाइलेयर कंसिडर करती हूँ तो ये होगा क्या, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन होगा, ठीक है। लेकिन ये आउटर साइड वाला होगा, और अंदर की साइड में अगर मैं कंसीडर करती हूँ प्रोटीन को तो ये कौन सा होगा, ये भी पेरिफेरल होगा, लेकिन ये साइटोसोलिक साइड का होगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर इस मेम्ब्रेन को मैं ऐसे डबल कंसीडर करती हूँ तो यहाँ पे जो प्रोटीन पास होगा दैट विल बी अ इंटीग्रल प्रोटीन। सो दैट इज व्हाट मेंशन हियर, आइसोलेशन ऑफ अ पेरिफेरल एंड इंटीग्रल प्रोटीन दैट इज टोटल ट्रीटमेंट, वो हम किससे करेंगे, सॉल्ट एंड डिटर्जेंट। यानी अगर हम अपने किसी भी लाइक एक्सपेरिमेंट में चाहते हैं कि हमें पेरिफेरल प्रोटीन भी मिले एंड इंटीग्रल प्रोटीन भी मिले, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज सॉल्ट से भी ट्रीट करेंगे एज वेल एज क्या हो सकता है, डिटर्जेंट से भी ट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से टोटल ट्रीटमेंट में दैट मीन्स टोटल प्रोटीन आ जाएगा, राइट। यहाँ टोटल ट्रीटमेंट का मतलब हुआ टोटल प्रोटीन हमें यहाँ मिल जाएगा। सॉल्ट एंड डिटर्जेंट से हम ट्रीट कर सकते हैं, डिटर्जेंट के लिए हम एसडीएस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी विल बी गेटिंग द टोटल प्रोटीन। यहाँ टोटल प्रोटीन का मतलब क्या हुआ, टोटल प्रोटीन का मतलब हो गया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। टोटल प्रोटीन का मतलब हो गया दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन प्लस इंटीग्रल प्रोटीन। अगर हमें ये दोनों आइसोलेट करना है तो हमें ये वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात क्या आती है, ये तो हमने मेथड देख लिया कि कैसे आइसोलेट करते हैं, इंटीग्रल को अकेले कैसे आइसोलेट करेंगे, पेरिफेरल को अकेले कैसे आइसोलेट करेंगे, दोनों को एक साथ करना है तब कैसे करेंगे। यहाँ पे एज वेल एज लाइक ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, नॉर्मल बेसिस पे हमने बात कर लिया। सेकेंड बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, दो टाइप के मेम्ब्रेन का प्रिपरेशन हो सकता है अगर हम आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो, ठीक है। दो टाइप के मेम्ब्रेन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं आरबीसी की हेल्प से। सो कौन कौन सा है, पहला होता है राइट साइड आउट वेसिकल, ठीक है, राइट साइड आउट वेसिकल कहा जाता है। ये टर्म्स बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। राइट साइड आउट वेसिकल क्या होता है, राइट साइड आउट वेसिकल इन विच द एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट ऑफ वेसिकल फेस द बफर दैट इज इक्विवेलेंट इन ओरिएंटेशन टू दैट ऑफ द एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट ऑफ द इंटैक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए नाम से समझने की कोशिश कीजिए, राइट साइड आउट यानी सेल का
जो सही वाला साइड है वो सही ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है। यानी अगर ये मैं आरबीसी कहती हूँ, ये इसका नॉन साइटोसोलिक एरिया है और ये वाला साइटोसोलिक एरिया है, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको हेमोलाइसिस करवाया जस्ट टू सी द लाइक आरबीसी घोस्ट, मैंने इसका हेमोलाइसिस करवाया, इसने अपना सारा कंटेंट रिलीज कर दिया, ठीक है। लेकिन आज बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास सेल्फ सीलिंग इफेक्ट होता है, ये वापस से जुड़ा, और जुड़ा कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर था सेल, ठीक है, मैंने जब हेमोलाइसिस करवाया तो इसके सारे के सारे कंटेंट बाहर निकल गए। अब कंटेंट बाहर निकल गए, इसके बाद जब ये सील होगा तो वापस से ऐसे ही सील होगा जैसे ये प्रेजेंट था, ठीक है। मतलब कोई चीज़ ब्रेक हुई और वापस से सील हो गई, यानी जो चीज़ जैसी थी वो वैसी ही रही, बस इंटरनल कंटेंट हट गया। लेकिन जो इसका मेम्ब्रेन है वो तो एज इट इज़ रहा, पहले जैसा ही रहा। तो इसी को हम बोलते हैं राइट साइड आउट, यानी जो साइड राइट है वही साइड आउट भी है। यानी नॉर्मल स्टेट में जो पर्टिकुलर दैट इज़ मेम्ब्रेन रहता है वही मेम्ब्रेन अभी भी बाहर प्रेजेंट है। ये तो रहा राइट साइड आउट, यानी ये वाला मेम्ब्रेन दैट इज एक्सटर्नल एरिया में रहेगा और अंदर वाला पोर्शन क्या रहेगा, इंटरनल में रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये वाले की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला पोर्शन बाहर ही रहेगा और ये वाला अंदर की तरफ रहेगा। दैट इज व्हाट कॉल द राइट साइड आउट। जैसे बोलते हैं ना सही इंसान का सही जगह पे प्रेजेंट होना, सिमिलरली राइट साइड आउट का मतलब होता है जो सेल जैसी रहती है, जो उसका साइड एक्सटर्नल एरिया में रहना चाहिए वो एक्सटर्नल एरिया में ही है। दैट इज व्हाट द राइट साइड आउट। इसी का पूरा अपोजिट होता है इन साइड आउट, ठीक है। यानी सेल का या वेसिकल का जो इंटरनल साइड था उसको आउट कर दिया गया है, ठीक है। So a vesicle produced from the plasma membrane by the mechanical disruption that has the cytoplasmic phase of the membrane on the outside. Inside out membrane vesicle in which the exoplasmic leaflet faces the interior of the vesicle. इसको हम कहते हैं inside out. समझाने के लिए मैं एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लूँगी ताकि आपको चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझने में आसानी हो। ओके, लेट्स एज्यूम दिस वन। मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पे एक पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि रेड कलर में दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिले, ठीक है। और अंदर की तरफ जो प्रोटीन है दैट इज ग्रीन कलर का है। दोनों के दोनों पेरिफेरल प्रोटीन ही है क्योंकि मेम्ब्रेन को इन्होंने क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। ये है आउटसाइड वाला, ये है इनसाइड वाला, ये है साइटोसोलिक एरिया। तो अगर इसके अंदर से मैं हेमोलाइसिस करवाती हूँ और दोबारा से ये पर्टिकुलर जो सेल है वो मुझे ऐसे ही मिलता है, यानी बाहर वाला जो पर्टिकुलर पेरिफेरल प्रोटीन है वो बाहर ही रहेगा, अंदर वाला अंदर ही रहेगा। इसी को मैं क्या कहूँगी, दैट इज राइट साइड आउट, राइट साइड आउट। लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की वजह से अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी अंदर वाले लेयर को, अंदर वाले लीफलेट को मैं बाहर लेकर चली आऊँ और बाहर वाले को अंदर लेकर चली आऊँ, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दैट इज इनसाइड आउट। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अंदर वाला प्रोटीन बाहर चला आएगा, राइट, और बाहर वाला प्रोटीन कहाँ देखने को मिलेगा, दैट इज अंदर की तरफ देखने को मिलेगा। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे दैट इज इनसाइड आउट वेसिकल, यानी अंदर वाला पोर्शन बाहर, इनसाइड आउट, इनसाइड वाला पोर्शन आउट हो गया है, दैट इज इनसाइड आउट वेसिकल, जिसे हम बोल सकते हैं दैट इज IOV। ये होते हैं दो टाइप के मेम्ब्रेन का प्रिपरेशन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं जब हम आरबीसी में तब देखते हैं। अब बात आती है कि ठीक है, राइट साइड आउट तो समझ में आ गया, घोस्ट को प्रिपेयर किया था हमने आरबीसी घोस्ट को, और मेम्ब्रेन जैसे था वैसे ही इंटैक्ट अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, वो चीज़ समझ में आ गई। लेकिन ये इनसाइड आउट वेसिकल क्यों हम लेते हैं, देखिए जब हमें नॉन साइटोसोलिक, अगर इसको आइसोलेट करना हुआ और ये पेरिफेरल प्रोटीन है तो मैं क्या करूँगी, सॉल्ट और पीएच को चेंज करके मैं इसे आइसोलेट कर दूंगी क्योंकि ये आउटसाइड एरिया में है, और क्या होगा, ये आराम से रिमूव भी हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस साइटोसोलिक पेरिफेरल प्रोटीन, जो साइटोसोल एरिया में जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो तो रिमूव नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस प्रोटीन को बाहर लेकर आना पड़ेगा। बाहर आएगा, उसके बाद हम सॉल्ट एज वेल एज पीएच के चेंज से जब उसे ट्रीट करेंगे तब हम साइटोसोलिक पेरिफेरल प्रोटीन को भी आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी सिर्फ शर्त ये है कि इस पर्टिकुलर साइटोसोलिक पेरिफेरल प्रोटीन को बाहर की तरफ आना होगा, नॉन साइटोसोलिक एरिया में आना होगा, तभी ये आइसोलेट किया जा सकता है। क्योंकि
जो भी हम रिएजेंट यूज़ करते हैं उससे क्या होगा, उससे आउटर सरफेस के प्रोटीन ही आइसोलेट होते हैं, इंटरनल एरिया में इंटरनल एरिया के प्रोटीन दैट इज साइटोसोलिक पेरिफेरल प्रोटीन आइसोलेट नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी स्टडी के लिए साइटोसोलिक पेरिफेरल प्रोटीन चाहिए तो हमें इनसाइड आउट वेसिकल को प्रिपेयर करना पड़ता है। अगेन वही है, ऑस्मोटिक लाइसिस करवा के जो है हम इनसाइड आउट वेसिकल को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम साइटोसोलिक, ये जो इनसाइड आउट वेसिकल है ये मेनली क्या करता है, साइटोसोलिक पेरिफेरल प्रोटीन को आइसोलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 टाइप के मेम्ब्रेन को स्टडी कर लिया जो कि आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं। राइट साइड आउट जो कि एकदम ठीक ठाक रहेगा, मतलब जो मेम्ब्रेन जहाँ रहेगी बिल्कुल उसी को इंडिकेट कर रहा है, और एक हमने पढ़ा दैट इज इनसाइड आउट, यानी अंदर वाला जो लीफलेट है वो बाहर चला जाएगा, बाहर वाला अंदर चला आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें इसको सेपरेट करना है, मान लीजिए एक ही सॉल्यूशन है उसमें आपने इनसाइड आउट एंड राइट साइड आउट दोनों बनाए हैं, तो इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करके। कहने का मतलब है इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज़ करके हम इन दोनों वेसिकल्स को रिमूव कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि हम किसको चाहते हैं, सिक्रीशन फॉर्म में किसको चाहते हैं और कौन सा चाहते हैं कि हाँ वो पर्टिकुलर कॉलम में ही रहे, और किसको हम बाहर निकालें। डिपेंडिंग अपॉन दैट हम डिफरेंट टाइप से प्रोब यूज़ करेंगे, यानी जो इसके साथ एफिनिटी शो करेगा उसको हम यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ प्रोब कहने का मतलब है कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि पर्टिकुलर वेसिकल के साथ एफिनिटी शो करेगा, हम उसको जो है कॉलम में ऐड करेंगे, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करके हम वेसिकल को सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया मेम्ब्रेन के तो 2 टाइप के मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन की बात। ओके, यू कैन सी हियर हम आरबीसी की बात कर रहे हैं। आरबीसी में कितने टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन भी होते हैं, इंटीग्रल भी होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन की अगर हम बात कर रहे हैं आरबीसी के मेम्ब्रेन पे, तो ये है बैंड 4.1, बैंड 4.2, स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन। स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन के बारे में ऑलरेडी वीडियो जा चुका है, दैट इज टीचिंग पाठशाला पे, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बाकी जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो कुछ इस टाइप के हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की, तो ये हो गया ग्लाइकोफोरिन, बैंड 3, बैंड 7, ये सारे के सारे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गए। तो इनको अगर आइसोलेट करना है तो आपको पता है पेरिफेरल प्रोटीन को आइसोलेट अगर आपको करना होगा तो सॉल्ट प्लस पीएच का आप ट्रीटमेंट देंगे। इंटीग्रल प्रोटीन में क्या होगा, दैट इज डिटर्जेंट का देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है सारा का सारा पोर्शन फिनिश कर लिया। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपके सामने चला आता है दैट इज दी CSIR नेट 2016 जून का क्वेश्चन है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद अपने से रीड करके आंसर निकाल सकते हैं, उसके बाद आप मेरे आंसर के साथ उसको टैली कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ग्लाइकोफोरिन ऑफ द रेड ब्लड सेल दैट इज आरबीसी मेम्ब्रेन, रेड ब्लड सेल स्पैन द मेम्ब्रेन ओनली वंस। क्योंकि ग्लाइकोफोरिन क्या होता है, सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो यहाँ पे यही मेंशन कर रखा है कि ग्लाइकोफोरिन जो कि आरबीसी के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है, इसने मेम्ब्रेन को एक बार स्पैन करके रखा है, एंड द एंड टर्मिनल इज प्रोजेक्टेड एक्स्ट्रा सेलुलर। ओके, तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो सपोज दिस इज अ आरबीसी, ठीक है, इसको सिंगल टाइम पास करके रखा है किसने, दैट इज ग्लाइकोफोरिन ने, जिसका एंड टर्मिनल कहाँ है, बाहर है, और सी टर्मिनल अंदर है। That is N terminal is projected extracellularly and the C terminal is exposed to the cytosolic side. C terminal cytosolic side में है. With the help of the antibodies that is labeled with the fluorophore against the N terminal and C terminal peptide, orientation of glycophorin across the membrane can be verified. यानी ग्लाइकोफोरिन के ओरिएंटेशन के बारे में किस तरीके से ये मेम्ब्रेन में एम्बेड है, इसके बारे में पता लगाने के लिए क्या किया गया है, 2 यहाँ पे लेबल्ड एंटीबॉडीज़ को यूज़ किया गया है जो कि एन टर्मिनल के लिए भी स्पेसिफिक है एंड सी टर्मिनल के लिए भी स्पेसिफिक है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ को यहाँ पे यूज़ किया गया है अगेंस्ट दी एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल पेप्टाइड्स। उसके बाद आपसे मैं बोल रखा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। फर्स्ट यहाँ पे मेंशन है इंटैक्ट आरबीसी कैन बी लेबल्ड विद द सी टर्मिनल एंटीबॉडी। याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। बोला गया है पूरे के पूरे आरबीसी मेम्ब्रेन को जो है इंटैक्ट आरबीसी को हम लेबल कर सकते हैं सी टर्मिनल एंटीबॉडी से। क्या सी टर्मिनल एंटीबॉडी से हम लेबल कर पाएंगे, जबकि बाहर वाला पोर्शन जो कि एंटीबॉडी से फेस करेगा वो क्या होगा, दैट इज एन टर्मिनल होगा। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया, राइट। सेकेंड देखिए
परमिएबलाइज आरबीसी कैन बी लेबल्ड विथ सी टर्मिनल एंटीबॉडी एज वेल एज एन टर्मिनल एंटीबॉडी। बिल्कुल, अगर हम इस आरबीसी को परमिएबलाइज कर देंगे तो वेरी ऑब्वियस क्या होगा, सी टर्मिनल एंटीबॉडी से ये वाला टैग हो जाएगा एंड एन टर्मिनल से एन टर्मिनल टैग हो जाएगा। तो यस, अगर हम परमिएबलाइज कर देते हैं आरबीसी को तो हम सी टर्मिनल एंटीबॉडी से भी हम क्या कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं, एज वेल एज एन टर्मिनल से भी लेबल कर सकते हैं। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। थर्ड देखिए, इंटैक्ट आरबीसी कैन नॉट बी लेबल्ड विद द एन टर्मिनल एंटीबॉडी। इंटैक्ट जो पूरा का पूरा आरबीसी है उसको हम एन टर्मिनल एंटीबॉडी से लेबल नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। बिल्कुल लेबल कर सकते हैं, बिकॉज बाहर का जो ग्लाइकोफोरिन का दैट इज टर्मिनल है, दैट इज एन टर्मिनल ही है, तो वेरी ऑब्वियस हम बिल्कुल कर सकते हैं। फोर्थ देखिए, इनसाइड आउट घोस्ट ऑफ आरबीसी कैन बी लेबल्ड विथ एन टर्मिनल एंटीबॉडी। अगर हम इसको इनसाइड आउट कर देंगे तो क्या होगा, अगर मैं इसको इनसाइड आउट परफॉर्म कर देती हूँ, इनसाइड आउट वेसिकल बना देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, सी टर्मिनल बाहर हो जाएगा, एन टर्मिनल अंदर हो जाएगा। तो बोला है कि इनसाइड आउट घोस्ट ऑफ आरबीसी कैन बी लेबल्ड विथ एन टर्मिनल एंटीबॉडी। नहीं, एन टर्मिनल से लेबल किया जाएगा, नहीं सी टर्मिनल से किया जाएगा। जो टर्मिनल जिस साइड रहेगा उसी पर्टिकुलर एंटीबॉडी से लेबल किया जा सकता है वो पर्टिकुलर टर्मिनल को। तो यहाँ पे तो इनसाइड आउट में तो सी टर्मिनल बाहर चला जाएगा, क्योंकि अंदर वाली चीज़ बाहर चली जाएगी, बाहर वाले को अंदर फ्लिप करने का मौका मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सी टर्मिनल से लेबल होगा, तो ये भी हो गया गलत। तो आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो गया, दैट इज सेकेंड वन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, दैट इज फॉस्फेट। ये पूछा गया है 2012 दिसंबर में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। Phosphatidylserine that is PS is mostly located in the inner bilayer of the plasma membrane। जो phosphatidylserine होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनर साइड में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। सो इनर दैट इज bilayer of the plasma membrane of the red blood cell। You have to prove this fact about the PS by an experiment। आपको ये फैक्ट रिगार्डिंग द फॉस्फेटाइडलसेरिन एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करना है। यू आर प्रोवाइडेड विद द पीएस स्पेसिफिक लाइटिक एंजाइम। आपको एक फॉस्फेटाइडलसेरिन स्पेसिफिक एक लाइटिक एंजाइम दिया गया है जो कि पीएससी को दैट इज पीएस को ब्रेक करेगा एंड द अदर रिएजेंट नीडेड, और कुछ और रिएजेंट को भी आपको दे दिया गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट टू बी कैरिड आउट टू सेटल दिस इशू। आपको एक पर्टिकुलर सही स्टेटमेंट यहाँ से पिक करना है कि आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करोगे जिसकी वजह से हमें जो है जो भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे पूछा गया है वो हमें पता चल जाए, यानी फॉस्फेटाइडलसेरिन इनर एरिया में रहता है ये हमें मालूम पड़ जाए। इसके लिए हमें यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट को पिक करना है। पहला देखिए, ओके, सबसे पहले क्या बोल रखा है कि फॉस्फेटाइडलसेरिन इनर मेम्ब्रेन में रहता है, राइट, मतलब कि हो गया ये अंदर की तरफ रहता है। तो वेरी ऑब्वियस अगर हमें इसे डाइजेस्ट करना है, लाइटिक एंजाइम को ट्रीट करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ फ्लिप करवाना पड़ेगा। तो पहले बोला है आरबीसी को लेना है इनसाइड आउट वेसिकल बनाना है, बिल्कुल सही, इनसाइड आउट वेसिकल हम बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पीएसी से ट्रीट करना है इसको, क्योंकि अब बाहर की तरफ इनसाइड आउट वेसिकल बना दिया, मतलब क्या हो गया, ये पीएसी कहाँ चला गया, पीएस जो है दैट इज फॉस्फेटाइडलसेरिन ये बाहर आ गया। पहले ये अंदर था, इनसाइड आउट वेसिकल बनाया तो ये बाहर आ गया। इसके बाद आपने इसको ट्रीट कर दिया किससे, पीएसई से, दैट इज फॉस्फेटाइडलसेरिन स्पेसिफिक लाइटिक एंजाइम से ट्रीट कर दिया और बाकी अदर रिएजेंट से ट्रीट किया। और उसके बाद आपने टीएलसी दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म किया और आपके पास जो है आपका रिजल्ट चला आएगा, बिल्कुल राइट। तो ये पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया है, सही लग रहा है। सेकंड देखिए क्या बोला है, आरबीसी को लिया हमने, राइट साइड आउट वेसिकल परफॉर्म करेंगे, टीएलसी करेंगे तब दैट इज एंजाइम ऐड करेंगे। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट साइड आउट यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि हम इंटरनल दैट इज इनर लीफलेट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आरबीसी को पहले ही पीएससी से ट्रीट कर दिया गया, फिर इनसाइड आउट, तो इसको करने का मतलब क्या हुआ, पहले एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो वो कैसे इसको लाइक लाइसिस कर पाएगा, क्योंकि पीएस है वो तो अंदर की तरफ है, राइट। तो ये नहीं होगा, देखिए यहाँ भी पहले ट्रीट कर दिया, यहाँ भी नहीं होगा। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हो गए। आपका स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, स्टेटमेंट 1 यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 2 क्वेश्चन कर लिया, मतलब जो मैंने आपको फैक्ट समझाया आई थिंक इट लाइक इसने हार्डली जो है 12 से 15 मिनट लिए होंगे। जो फैक्ट्स आपने समझा यहाँ पे आपने 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूरे के पूरे कर लिए। एक क्वेश्चन तो आपके सामने दैट इज़ ये था और दूसरा था 2012 का। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सेशन है आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आप इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो सिमिलर टाइप के एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे सेफ।